तो यह एक अपराध की श्रेणी में आता है, क्योंकि इसमें साइबर से रिलेटेड टूल्स का इस्तेमाल होता है, इसीलिए इसे साइबर क्राइम की संज्ञा दी जाती है। पहले हमारी एसओपी यही होती है कि कोई भी व्यक्ति जितनी जल्दी साइबर सेल में या क्राइम ब्रांच में आकर सूचना देता है तो सबसे पहले उसके जो फ्रॉडलेंट अमाउंट है उसको किसी तरह सामने वाले के पास जाने से बचाया जा सके, बैंकिंग माध्यमों से उसका उपयोग करके। अभी तक रायपुर क्राइम ब्रांच ने लगभग 1,25,00,000 से अधिक की राशि लोगों की होल्ड कराकर उन्हें वापस करने की प्रक्रिया कर रही है। साइबर क्राइम में जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर होते हैं या जो भी बैंक संस्थान जहां से पैसों को ट्रांसफ़र होता है, यहां पर हम लोग लगातार उनके साथ हमारी मीटिंग भी होती रहती है और उनसे हम लोग संपर्क स्थापित करते हैं किसी प्रकार के भी फ्रॉड होने पर। लगातार देश के साथ साथ प्रदेश में भी कई तरह के क्राइमों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। इसमें मुख्य रूप से जो देखने को मिल रहा है वो है साइबर क्राइम। किस तरीके से ऑनलाइन पद्धति से लोग जो है वो किसी दूसरे के अकाउंट में डाका डालते हैं और पैसे निकाल लेते हैं। ये बड़ा सोचने वाला विषय है कि जागरूकता के तो कई अभियान चल रहे हैं, पर फिर भी ये कहीं रुकता नहीं दिख रहा है और इसके जो फिगर हैं, इसकी जो रिकॉर्डेड क्राइम है, उनकी संख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है। इस वक्त हम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मौजूद हैं और छत्तीसगढ़ में भी इस तरीके के नंबर जो हैं वो नंबर ऑफ केसेस खासे देखे जा रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ क्राइम एसपी संदीप मित्तल जी हैं। आपको बहुत बहुत स्वागत है लोकमत की स्क्रीन पर। थैंक यू। बहुत नोटिसेबल हो गया है साइबर क्राइम जो है, तो पहले तो यही समझना चाहेंगे कि ये क्या चीज़ है और आजकल इसके इतने जो नंबर दिख रहे हैं ये क्यों हैं? साइबर क्राइम का मतलब ही है कि कोई भी व्यक्ति जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर या किसी प्रकार से इंटरनेट से जुड़कर किसी भी सामने वाले व्यक्ति तक पहुंच बनाकर उसके प्राइवेट डेटा, उसके कॉमर्शियल डेटा आदि को लेकर उनके साथ ऑनलाइन फ्रॉड करता है या ब्लैकमेल करने का प्रयास करता है और उनसे किसी प्रकार के धन की मांग करता है या ले लेता है। तो यह एक अपराध की श्रेणी में आता है, क्योंकि इसमें साइबर से रिलेटेड टूल्स का इस्तेमाल होता है, इसीलिए इसे साइबर क्राइम की संज्ञा दी जाती है, जिसमें विशेष तौर पे आईटी एक्ट के तहत इसमें मामले पंजीबद्ध होते हैं और इसमें लगातार रेंज साइबर पुलिस और साथ ही क्राइम ब्रांच रायपुर ऐसे मामलों में लगातार जो भी संज्ञान में आ रहे हैं कार्रवाई कर रही है। प्रदेश की राजधानी है रायपुर, 1 लाख से लेकर 1 करोड़ तक कोई ऐसा अमाउंट नहीं बचा है इन साइबर क्राइम के लोगों की नज़रों से। अलग अलग दिन अलग अलग तरीके की खबरें आती हैं। क्या पैटर्न है ये प्रदेश में इस वक्त, किस तरीके की चीज़ें जो है वो जारी हैं? विशेष तौर पे अभी साइबर क्राइम के अंतर्गत शेयर ट्रेडिंग के नाम से लोगों से ठगी के ज़्यादा शिकायत आ रहे हैं, जिसमें कुछ राशि हमने अभी होल्ड भी कराया है। अभी एक प्रार्थी का 25 लाख का रकम क्राइम ब्रांच ने होल्ड कराया है। पहले हमारी एसओपी यही होती है कि कोई भी व्यक्ति जितनी जल्दी साइबर सेल में या क्राइम ब्रांच में आकर सूचना देता है तो सबसे पहले उसके जो फ्रॉडलेंट अमाउंट है उसको किसी तरह सामने वाले के पास जाने से बचाया जा सके, बैंकिंग माध्यमों से उसका उपयोग करके इसका प्रयास किया जाता है। देन उसमें अपराध पंजीबद्ध करके आगे विवेचना की जाती है और अपराधियों को खोया जाता है। अभी हम लोगों ने रिसेंट में ही एक करीबन 2 आरोपियों को एक प्रकरण में पकड़ा था, जिन्होंने लगभग 75 लाख रुपए का शेयर ट्रेडिंग के नाम पे ऐसे ही एक व्यक्ति से ठगी की थी। ठगी करने वाला भी आदमी सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो इस प्रकार के टूल्स से अवेयर था और वो एक व्यक्ति की मदद से अलग अलग बैंक अकाउंट बनाकर अलग अलग अकाउंट में उसने उन पैसों को ट्रांसफ़र किए थे। और इस प्रकार के मामलों में अभी तक रायपुर क्राइम ब्रांच ने लगभग 1,25,00,000 से अधिक की राशि लोगों की होल्ड कराकर उन्हें वापस करने की प्रक्रिया कर रही है। 1 करोड़ की राशि जो है वो वापसी की प्रक्रिया चल रही है। कॉमर्स की फील्ड में ज़्यादा हो रहा है, ये आपका कहना है। इतनी सावधानियों के विज्ञापन जो है वो लगातार चल रहे हैं, क्या लगता है इसके बाद भी ये सारी चीज़ें इतने नंबर्स जो है इसके रोज़ाना बढ़ रहे हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे सामने साइबर क्राइम के जो अपराधी रहते हैं वो यही इस्तेमाल करते हैं कि किसी प्रकार से सामने वाले व्यक्ति से बात करके उसको अपने विश्वास में लेकर उसकी निजी डेटा को प्राप्त करना। और लगातार साइबर ब्रांच जो है लोगों से यही अपील भी करती है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी माध्यम से, चाहे वो सोशल साइट्स हों, चाहे वो
केवाईसी के नाम पर हों, चाहे वो कोई भी ऐसा अनजान फ़ोन कॉल्स जो जॉब प्रोवाइडर इत्यादि बन के आपसे आपके डेटा लेते हैं। किसी भी व्यक्ति को अपना प्राइवेट डेटा किसी को भी न तो शेयर करना चाहिए। एक विशेष प्रकार का ट्रेंड अभी और चला है एनीडेस्क ऐप का, जिसमें कोई व्यक्ति आपके पास एक लिंक भेजता है, आप उस लिंक को टच करते हैं, टच करने के बाद वो आपसे आपके प्राइवेट डेटा की डिमांड करता है। व्यक्ति उसको अपना डेटा प्रोवाइड कर देता है कुछ लाभ के चक्कर में, और वह व्यक्ति उस ऐप के माध्यम से सामने वाले के डिवाइस पे कंट्रोल कर लेता है। डिवाइस पे कंट्रोल करने के बाद उसके सारे फ़ोटोज़, वीडियोस, उसके जितने पासवर्ड वगैरह जो उसने अपने मोबाइल या डिवाइस में सेव किए हैं, वो सामने वाला उसका यूज़ करके ठगी के काम में इसको अंजाम देता है। तो व्यक्तियों को सर्वप्रथम अपने खुद की जो उनकी निजी डेटा है, इसको सिक्योर करना। सोशल साइट्स के माध्यम से आजकल देखा जा रहा है कि फेक आईडीज़ बन रही हैं। उसका भी कारण यह है कि व्यक्ति 2 स्टेप जो उसमें ऑथेंटिकेशन रहता है, या उसको अपने पासवर्ड की सिक्योरिटी के जो टूल्स रहते हैं उनको इस्तेमाल नहीं करते। आमतौर पे हम लोग यही देखते हैं कि कोई व्यक्ति अपना डेट ऑफ बर्थ या अपना मोबाइल नंबर को ही पासवर्ड बना लेता है। इस प्रकार का नहीं करना चाहिए। अगर आप कोई सोशल साइट्स में अगर आपकी किसी प्रकार का कोई आपका साइट है या इस प्रकार का जिसमें भी पासवर्ड का इस्तेमाल हो रहा है, तो व्यक्ति को अपना पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए और उसको किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल पासवर्ड शेयर नहीं करने की बात जो है वो हर बार निकल के आती है जब भी इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलता है। तो छत्तीसगढ़ में क्या लगता है आपको अभी तक का सबसे डिफ़िकल्ट केस कौन सा रहा होगा? क्योंकि साइबर में जैसे कि आप बता रहे हैं कोई लिमिटेशन नहीं है, आदमी कहीं से भी बैठ के कहीं भी कोई भी वारदात को अंजाम दे सकता है। तो किस तरीके की वारदात जो है वो छत्तीसगढ़ के लिए अभी नया एक नज़ीर बन रहा है कि इसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है? जैसे आमतौर पे जो सामान्य अपराध होते हैं, आईपीसी के अपराध होते हैं, बीएनएस के अपराध होते हैं, इस प्रकार के अपराधों में हम देखते हैं कि व्यक्ति जो है वो व्यक्ति से संपर्क करता है, और इसमें जो संपर्क का माध्यम वो इंटरनेट है। जैसा कि आपको ये मालूम है कि इंटरनेट का कोई दायरा नहीं है, ये www के ऊपर काम करता है। तो इस प्रकार कहीं से भी बैठा हुआ व्यक्ति आपसे अगर किसी प्रकार का आपका डेटा प्राप्त करता है, तो वो उसको आपको थेफ्ट करने की स्थिति में रहता है। इसलिए इसमें सबसे ज़रूरी है अपने डेटा को सुरक्षित रखना और अपने पासवर्ड वगैरह को स्ट्रॉन्ग रखना। क्या कुछ टीम और टूल छत्तीसगढ़ शासन जो है वो यूज़ कर रही है अभी इन चीज़ों को रोकने के लिए? साइबर क्राइम में जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर होते हैं या जो भी बैंक संस्थान जहां से पैसों को ट्रांसफ़र होता है, यहाँ पर हम लोग लगातार उनके साथ हमारी मीटिंग भी होती रहती है और उनसे हम लोग संपर्क स्थापित करते हैं किसी प्रकार के भी फ्रॉड होने पर। एनसीआरपी का अपना एक पोर्टल है, उस पोर्टल में कोई भी व्यक्ति किसी भी समय अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण भी यही है कि जितनी जल्दी इस प्रकार के अपराधों की सूचना ऑनलाइन माध्यम या ऑफलाइन माध्यम से संबंधित लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को प्राप्त हो, तो वो इसमें वर्क कर सके। तो किसी प्रकार का भी यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार का शिकार होता है, तो सबसे पहले उसको एनसीआरपी के पोर्टल में अपनी तत्काल शिकायत दर्ज करानी चाहिए, ताकि उसका जो फ्रॉड का अमाउंट है, जो मैंने आपको पहले बताया 1,25 लाख रुपए हमने वापस कराने की प्रक्रिया में है, ये उसी प्रकार के अमाउंट है जिनमें हम लोगों ने तत्काल उनकी सूचना को दर्ज किया, पोर्टल में अपडेट किया और उस प्रकार की राशि को हमने होल्ड कराया है। क्या लगता है ये इस तरीके की साइबर क्राइम का पैटर्न अभी प्रदेश में क्या चल रहा है? कई बार हमने केबीसी का नाम सुना है, कई बार लोग केवाईसी करने के लिए भी डिटेल्स मांग लेते हैं। तो किस तरीके का पैटर्न अभी इन शातिर चोरों के दिमाग में है? मोडस अलग अलग हो सकता है, परंतु इसका पैटर्न एक ही होता है कि सामने वाले आदमी को इकोनॉमिक तरीके से किसी प्रकार से भी चोट पहुंचाना या उसको ब्लैकमेल में लाकर उससे धनराशि प्राप्त करना। और उसके लिए चाहे वो केबीसी का इस्तेमाल करें, केवाईसी का इस्तेमाल करें, बैंक का एजेंट बने, शेयर ट्रेडिंग करें, सेक्सटॉर्शन करें, ये सभी उसके अलग अलग फॉर्म हैं, परंतु पैटर्न उसमें एक ही होता है और हम इसी आधार पर वर्क करते हैं। अभी अलग अलग भारत के अलग अलग राज्यों को ऑनलाइन इस प्रकार की शिकायतों को डील करने के लिए JST नाम का एक प्लेटफॉर्म भी बना है, जिसमें हमारे यहाँ अगर हम कोई कार्रवाई करते हैं तो उनका डेटा सामने वाले जोन को हम प्रोवाइड करते हैं और उनके द्वारा भी कोई कार्रवाई होती है तो हम लोगों को सूचनाओं का आदान प्रदान वो करते हैं। अभी रायपुर में रिसेंट में ही हमने एक कॉल सेंटर इसी प्रकार का पकड़ा था, और अभी जो हमने एक 75 लाख रुपए की जो मैंने बताया कार्रवाई की थी, उसमें भी लगभग उस ठग ने 18 राज्यों में 80 से अधिक आदमियों के साथ इस प्रकार की वारदात को अंजाम दिया था। तो 80 से ज़्यादा लोगों के साथ वारदात को अंजाम देने वाले एक व्यक्ति को छत्तीसगढ़ पुलिस ने अभी पकड़ा है। पूरा मामला साइबर क्राइम का है कि किस तरीके से होता है, क्या है, अभी तक हमारे साथ साझा कर रहे थे रायपुर के एडिशनल SP संदीप मित्तल जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
तो ये है पूरा मामला कि किस तरीके से आपके और हमारे साथ साइबर की जो क्राइम है वो हो सकता है, हम भी कहीं ना कहीं ठगी का शिकार हो सकते हैं। तो ज़रूरी ये है कि हम अपना जो इकोनॉमिक और जो हमारे जो डेटाज हैं, चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, या किसी भी तरीके के हमारे आइडेंटिटी प्रूफ हो, इसको बचा कर रखें, इसको कहीं सार्वजनिक ना करें। छत्तीसगढ़ से लोकमत के लिए स्वाति कौशिक की रिपोर्ट।